नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, द संकेत लाइव। आज 25 जून 2025 है, यानी आज से 50 वर्ष पहले 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगाया गया। इसलिए आज आपातकाल पर चर्चा करना जरूरी लगता है, ताकि भारत की वर्तमान युवा पीढ़ी भी आपातकाल के बारे में जान सके। आपातकाल बोले तो इमरजेंसी। आपातकाल की घोषणा क्यों हुई थी, किसने लागू किया था, आपातकाल तथा लागू क्यों किया गया था, इस पर भी हम चर्चा करेंगे और बताएंगे कि एक असफल सत्ता के शिखर पर बैठा हुआ शासक आखिर क्या कर सकता है। एक डरा हुआ सत्ताधारी व्यक्ति आखिर में कहां तक जा सकता है। क्या डरे हुए सत्ताधीश के पास आखिरी रास्ता यही था। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं और उस पर चर्चा करूं, उससे पहले हम 1971 के लोकसभा चुनाव में जाना पड़ेगा। हमको जानते चले कि 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने, यानी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 442 संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी उतारे थे। इनमें 352 पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी, यानी पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की बनी थी। ये चुनाव इंदिरा गांधी ने अपने सबसे प्रभावशाली नारे गरीबी हटाओ के बल पर जीता था। इंदिरा गांधी ने अपनी प्रत्येक चुनावी सभा में इस नारे को कुछ इस तरह प्रस्तुत किया था। वे कहते हैं कि इंदिरा हटाओ, वे कहते हैं, वे का मतलब अपोजिशन, वे कहते हैं कि इंदिरा हटाओ, इंदिरा कहती हैं गरीबी हटाओ। अपने इस प्रभावशाली नारे की बदौलत इंदिरा गांधी को सत्ता तो प्राप्त हो गई थी, लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह वो महंगाई और बेरोजगारी पर काबू पाने में असफल रही। नतीजतन युवाओं के आक्रोश का पैमाना लबरेज होता गया। इस आक्रोश को हवा देने के काम बिहार के जयप्रकाश नारायण ने किया, जो बाद में लोकनायक जयप्रकाश नारायण कहलाए। उनका दिया गया नारा लोगों के दिलो दिमाग पर छा गया कि कुर्सी खाली करो कि जनता आती है। एक और नारा उस समय बहुत चर्चित हुआ था, डरो नहीं जेपी अभी मरे नहीं। युवाओं के बढ़ते आक्रोश की आग में घी डालने का काम किया इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा का 12 जून 75 का वो ऐतिहासिक फैसला, जिसमें अदालत ने श्रीमती गांधी को चुनाव जीतने के लिए सत्ता के दुरुपयोग यानी अब्यूज ऑफ पावर के आरोप को सही पाया और उन्हें 6 साल के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दिया। साथ ही उनका चुनाव भी अवैध घोषित कर दिया। ये मुकदमा सोशलिस्ट पार्टी के नेता राजनारायण ने इंदिरा गांधी के विरुद्ध दायर किया था। ये वही राजनारायण है जो मोरारजी भाई देसाई की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बने और जन स्वास्थ्य रक्षक जैसी स्कीम प्रारंभ की थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के विरुद्ध अदालत का फैसला आने के बाद उनके सामने 2 विकल्प थे। अदालत के फैसले का सम्मान करते हुए प्रधानमंत्री का पद छोड़ सकती थी वे, और किसी अन्य विश्वासपात को प्रधानमंत्री बना सकती थी। दूसरा रास्ता यह था कि वो हाईकोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने सलाहकारों की सलाह को मानते हुए 25 जून 1975 को देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। देश में आम आदमी के हक हुकूकों पर पाबंदी लगा दी गई। सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को मीसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाने लगा। यही कारण है कि आज भाजपा न केवल बल्कि अधिकांश राजनीतिक दल इसे काला अध्याय मानते हैं और इसका जिक्र आते ही कांग्रेस पार्टी स्वतः बैकफुट पर आ जाती। यद्यपि कांग्रेस ने उस घटना के लिए अब तक कई बार सार्वजनिक रूप से माफी मांगी, लेकिन ये भी तो सच है कि अतीत हमारा पीछा आसानी से नहीं छोड़ता। आज भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार कांग्रेस की इसी दुखती रग को और अधिक चोटिल करने का मन बना चुकी तथा गांव-गांव तथा शहरों और कस्बों तक ये बात पहुंचाई जा सके कि कांग्रेस ने सत्ता की खातिर तथा सत्ता को अपने पास बनाए रखने के लिए लोकतंत्र की ही हत्या कर दी थी, और अगर कांग्रेस पुनः सत्ता में आई तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। हत्या दिवस क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि संविधान की हत्या की थी इंदिरा गांधी ने और कांग्रेस के लोगों ने, इसलिए दिवस मनाया जा रहा है। और इस प्रदर्शनी में अगर आप डॉक्यूमेंट्स को देखें तो जैसे रातों रात पूरे विपक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया, न्यायालयों की व्यवस्था को परिवर्तित कर दिया गया, पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया गया, मीडिया हाउसेस को बंद कर दिया गया, वो देश उसका स्मरण रखे, देश उसे कभी भूले नहीं, उसके लिए इस प्रकार का आयोजन होना बहुत ही आवश्यक है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए भी आवश्यक है, लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। इसीलिए ये कार्यक्रम आज यहाँ पर आयोजित किया गया। थैंक यू।
काला अध्याय 25 जून 1975 का वो दिन जिस दिन देश में लोकतंत्र की हत्या हुई। 50 साल बीत गए। मुझे उन लोगों पे हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है जो लोग लोकतंत्र को अपनी जेब में लेकर के घूमते हैं, दुहाई देते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा करो। मैं उन्हें कहना चाहती हूं कि भाई, लोकतंत्र की हत्या करने वाले तो तुम्हारे ही पूर्वज थे, जिन्होंने भारत के इतिहास में इससे काला दिन नहीं हो सकता जब गला घोट दिया गया संविधान का। आज आप जेब में संविधान की कॉपी रख के घूमते हो और कहते हो लोकतंत्र बचाओ। आप भूल कैसे सकते हो वो 25 जून 1975 को, जब लाखों लोकतंत्र के सेनानियों को जेल में डाल दिया गया, बिना कसूर के उन्हें सजा दी गई। 1, 2, 3, 4 महीने की नहीं, 21 महीने तक लोग जेल में रहे और उनके परिवार बेसहारा पड़े रहे। एक एक परिवार से 10-10 लोगों को भी विपक्ष खत्म कर दिया। हर नेता देश का जेल में डाल दिया गया, यहाँ तक कि पूरा का पूरा देश ही बंदीगृह बन गया। ऐसे लोग, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि ये दिन बार बार याद किया जाए कि फिर कभी भारत के इतिहास में ऐसा अंधेरा ना आने पाए। ऐसा लोकतंत्र की हत्या करने का कोई अवसर किसी को भी, किसी भी सरकार के पास नहीं होना चाहिए। ये पीढ़ियां आज याद कर रही है कि उस समय जो हुआ, उस तत्कालिक सरकार ने जो किया, तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने जो किया, केवल सत्ता का लोभ जो था, उसके कारण से पूरे देश ने इस काले अध्याय को देखा। भाजपा के मुक्त यज्ञ का ये अभियान फिलहाल पूरे देश में चलाया जाएगा और लोगों को बताया जाएगा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिनके पौत्र राहुल गांधी आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, देश को किस अंधेरी कोठरी में ढकेल दिया था। क्योंकि बिहार में इसी वर्ष विधानसभा चुनाव है, इसलिए भाजपा और उनकी केंद्र सरकार का पूरा फोकस बिहार है। बिहार से ही, क्योंकि इंदिरा गांधी की सत्ता के विरुद्ध बिगुल बजा था, इसलिए कांग्रेस को सबसे ज्यादा बिहार में एक्सपोज किया जाएगा। वैसे भी जैसा कि हम सब जानते हैं कि भाजपा गड़े मुर्दे उखाड़ने में माहिर है। वो वर्तमान की अपनी सत्ता और अपनी राजनीति पर चर्चा करने के बजाय 50 साल पहले, 100 साल पहले और 500 साल पहले की बातें ज्यादा करती है, ताकि लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल किया जा सके। भाजपा इस बात पर कभी चर्चा नहीं करती कि 2014 के चुनाव में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं को लुभाने के लिए क्या क्या कहा था। कहां गए वो 15 लाख रुपए। मेरे कांकेर के भाइयों बहनों, मुझे बताइए कि हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उसने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। कितने रुपये? ये हमारे एमपी साहब कह रहे थे, रेलवे लाइन, ये काला धन वापिस आ जाए, जहां चाहो वहां रेलवे कर सकते हो। ये लूट चलाई है और बेशर्म होकर के कहते हैं सरकार आप चलाते हो और पूछते मोदी को कि कैसे लाए। इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। भाइयों बहनों,
कहां गए वो 2 करोड़ रोजगार देने का वादा? कहां गई वो 1.76 लाख करोड़ के स्पेक्ट्रम घोटाले की सच्चाई? आदि आदि। कहां गया वो स्वामी रामदेव का भाषण जिसमें उन्होंने कहा था पेट्रोल 50 रुपए में बिकेगा? अब यूं कह रहे हो कि बाबा जी पेट्रोल पंप और लगा दो। पेट्रोल अब कब यदि करवा मैं देंगे? पेट्रोल पंप लगा दूं और ये इंडियन गवर्नमेंट मुझे जो है लगाने की अनुमति दे दे और टैक्स के ऊपर थोड़ी छूट कर दे, तो मैं तो 35-40 रुपए डीजल पेट्रोल दे सकता हूं पूरे हिंदुस्तान को। वाह, क्या बात है, तालियां इस पर जबरदस्त। 35-40 रुपए। उम्मीद करते हैं कि बाबा रामदेव अपनी ये बात, हमारी बात मोदी जी तक पहुंचा देंगे। मोदी जी तो आपकी बड़ी इसको जोड़ के एक सवाल ऐसा है कि काला धन आएगा तो पेट्रोल 30 रुपए का हो जाएगा, ऐसा आपने कहा था, लेकिन अभी दाम इतने बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब काला धन देश में बढ़ रहा है क्या? देखो, जो काला धन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो हमने पूरे देश में आंदोलन चलाया, तो मैंने उस समय कुछ प्रोविजन रखे थे कि टैक्स फेडरलिज्म से और अलग अलग प्रकार के जो कुछ आर्थिक सुधारों के कार्यक्रम थे, तो मैंने ये बोला था कि जो क्रूड ऑयल का रेट है उसके अनुरूप यदि तेल बेचा जाए, उसके ऊपर टैक्सेशन कम कर दिया जाए, तो निश्चित रूप से जो मैंने बोला था वो हो सकता था। अब सरकार ने जिस तरह से पूरी अर्थव्यवस्था को संजोया हुआ है, अब उनको राष्ट्रहित के सामाजिक कार्यों को भी जारी रखना है, अलग अलग आर्थिक जरूरतें हैं, सरकार को सरकार भी चलानी है, तो उसके लिए उनको जो टैक्स है उसको नहीं हटा पा रहे। तो कभी न कभी तो ये सपना साकार होगा, ऐसी अपेक्षा है। बड़ी बड़ी बातें बनाई गई थी, सब दिख रहा है, कुछ सब धाराशायी हो गया। खैर, इन सबको तो मारो गोली और बताओ कि कांग्रेस नेत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 75 को देश में आपातकाल लगाकर क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं की थी? वैसे ये सही है कि आपातकाल लगाने के बाद इंदिरा गांधी जैसी लौह महिला भी काफी परेशान रहने लगी थी। बाद में उन्होंने विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक जे कृष्णमूर्ति की सलाह पर मार्च 77 में इमरजेंसी समाप्त करने की घोषणा की और चुनाव कराए। लेकिन उन चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था और जनता पार्टी की सरकार बन गई थी, जो आपसी कलह के चलते 2.5 साल में ढेर हो गई और इंदिरा गांधी फिर सत्ता में आ गई। तो ये रहा आपातकाल का इतिहास, जिसकी चर्चा अपने तरीके से, अपने अलग ढंग से भारतीय जनता पार्टी, उनका IT सेल पूरे देश में कर रहा है, करने जा रहा है। आप भी उस पर नजर डालिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।